चला कि आज जो गोभी आ रही है वो अंबानी जी के यहाँ से आ रही है, ऐसा नहीं है। हम जो अनाज खाते हैं, जो अनाज आता है वो किसान से ही आता है, किसानी से ही आता है और खेती से हमारा आज का नहीं कई पीढ़ियों का संबंध है। आज भारत की पॉपुलेशन जो थी, अब मैं आंकड़ों पे आता हूँ और हम जिस बात को करने आए हैं उस बात पे बात करता हूँ। सन 1970 से लेके आज तक, सन 1970 में हमारे भारत देश की पॉपुलेशन क्या थी? हमारे भारत देश की पॉपुलेशन थी 53 करोड़। 1970 में हमारे भारत देश की पॉपुलेशन थी 53 करोड़ और आज हमारी पॉपुलेशन है 128 करोड़। कितनी है सर? 128 करोड़। 128 करोड़। सर थोड़ा सा मुझे कोऑपरेट करते जाना, ऐसे हम जवाब देने जाना। तो 1970 से 2020 मतलब ये अभी अगले कुछ दिनों बाद 2020 आ जाएगा, हम 128 करोड़ में पहुंच गए। लेकिन हमारी जो जमीन है वो बढ़ी क्या? नहीं, कम होती जा रही है। आज के कुछ साल 20 साल 30 साल पहले हम देखते थे, सुनते थे कि जैसे बाबूजी के मतलब अगर दादाजी की बात करें तो काफी जमीन होगी, लेकिन आज वही जमीन धीरे धीरे बढ़ते मतलब जैसे किसी के पास 100 बीघा जमीन थी, 2 भाई हो गए, कितनी हो गई? 50 बीघा जमीन कम हुई, फिर 2 के 2 हो गए 25, फिर 2 के 2, तो जमीन धीरे धीरे घटती जा रही है और आबादी बढ़ती जा रही है। जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। आने वाले 20-30 साल बाद, अभी तो हम क्या कहते हैं कि सर 10 बीघा जमीन है हमारे पास, कितनी? 10 बीघा। और 10 साल 20 साल बाद बीघा में नहीं होगी जमीन, गमलों में होगी सर। फिर गमलों में होगी। फिर लोग कहेंगे कि मेरे पास 10 गमले, मेरे पास 20 गमले। ये फेकने सर जी। इसी तरह से अगर, लेकिन आज हम जिस बात को करने आए हैं, मैं ये आंकड़े इसलिए बता रहा हूँ कि आप मेरी बात को रिलेट कर सकें, मेरी बात को समझ सकें। धीरे धीरे क्या हुआ, जब एक समय आया 1968 में हरित क्रांति जो आई, पहले किसान जो खेती करते थे, देसी बीज होता था, घर का बीज होता था, बोनी होती थी, उसमें उत्पादन उतना नहीं होता था जितना होना चाहिए। 8 क्विंटल 10 क्विंटल ये उत्पादन होता था। धीरे धीरे जब आबादी बढ़ी तो उत्पादन कम होने लगा। कृषि वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि आबादी तो बढ़ रही है लेकिन उत्पादन घट रहा है, तो उन्हीं बीजों को लेकर, जो हमारे बीज जो बोते थे पहले, उन्हीं को लेकर उन पे कुछ शोध किया गया, उनमें कुछ रिसर्च किया गया कि इनसे उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे पहले बनाया उन्होंने उसी बीज को हाइब्रिड बीज में। किसको बनाया था? हाइब्रिड सीड। मतलब उत्पादन बढ़ाने के लिए उसको हाइब्रिड में कन्वर्ट किया गया। जब हाइब्रिड सीड आया तो उत्पादन धीरे धीरे बढ़ा। जहाँ 10 क्विंटल होते थे वहाँ 20 क्विंटल, 25 क्विंटल, 35 क्विंटल, 40 क्विंटल तक मतलब एवरेज लगा। लेकिन जब एवरेज बढ़ा, हाइब्रिड सीड लगाया, तो जैसे हम क्या करते हैं कि काम ज्यादा कर लेते हैं। अगर किसी दिन काम ज्यादा करते हैं तो क्या होता है? भूख लगती है। तो अब जब बीजों से हमने काम लेना ज्यादा चालू किया तो उनकी भूख बढ़ी। तो भूख बढ़ी तो उसके लिए गोबर की खाद उतनी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिली, वर्मी कंपोस्ट भी उतनी मात्रा में नहीं मिला। तो धीरे क्या हुआ कि फिर वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो सिंथेटिक खाद का निर्माण किया, जिसको हम बोलते हैं रासायनिक खाद। जब रासायनिक खाद का उपयोग किया तो पहले सोचते थे कि किसानों के पास लेके जाते थे रासायनिक खाद, यूरिया लेके गए,
यूरिया लेके जब जाते थे तो किसान डरते थे कि भैया हम नहीं डालेंगे, ये पता नहीं कौन सी बीमारी है, क्या है, सफेद सफेद ये पता नहीं क्या है। तो होता क्या था, जो कृषि अधिकारी होते थे उनको टारगेट दिया जाता था कि तुम एक काम करना, अब ये इसको तो कर बेचना है, फसल को उत्पादन बढ़ाना है, अब किसान नहीं डाल रहा है। तो वो आते थे रातों रात, जैसे गांव के बाहर जो जिनके रोड के किनारे खेत होते थे वहां पर डाल के चले जाते थे, और 4-5 दिन बाद आते थे और कुछ गांव के लोगों को इकट्ठा करते थे कि भैया देखो हमने यहाँ पर यूरिया डाला है। यूरिया डाल के गए थे, जो रासायनिक खाद है उसको डाल के गए थे, तो इनकी फसल हरी भरी होने लगी, कुछ उत्पादन बढ़ने लगा। तो धीरे धीरे कुछ किसानों ने डालना चालू किया। अब इतना डालना चालू किया, इतना डालना चालू किया, किसानों के दिमाग में एक बात बैठ गई कि जितना ज्यादा रासायनिक खाद डालेंगे पैदावार उतनी ज्यादा होगी। लेकिन उसके दुष्परिणाम भी सामने आने लगे, रासायनिक खादों के दुष्परिणाम भी सामने आने लगे। दुष्परिणाम क्या होने लगे कि जो फसल कोई भी है, जैसे इंसान हो या फसल हो, दोनों में सर सेम कंडीशन होती है। अगर आपकी कैपेसिटी 4 रोटी खाने की है तो 4 ही खा सकते हैं जी, 5 नहीं खा सकते। 5 खाएंगे तो आपका डाइजेशन गड़बड़ हो खराब हो जाएगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। जैसे सर ने 2 बोरी यूरिया डाला, सर भी पड़ोसी है, तो बोले पूनम सर अगर 2 बोरी यूरिया डाल रहे हैं इनका 20 क्विंटल निकलेगा, और सर ने 5 बोरी डाल दिया तो इनका 50 क्विंटल निकलेगा। ऐसे ही हो रहा है? ऐसे ही सोच रहे हैं। नहीं हो रहा। थोड़े बोलते जाइए, थोड़ा बोलेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ताकि मेरी भी एनर्जी बनी रहेगी, क्योंकि ठंड ज्यादा है। तो इनके दुष्परिणाम चालू हुए, तो जमीन में कई तरह के रोग पैदा होने लगे, कई तरह की बीमारियां आने लगी, कीड़े आने लगे। तो उसके लिए निर्माण किया गया पेस्टिसाइड का निर्माण किया गया। तो धीरे 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 हमने उस जगह जाने लगे, ऐसे जाने लगे कि जहां पर खेती किसानी में आज लागतें ज्यादा बढ़ गई। हमने क्या बढ़ाने के लिए तैयार कर रहे थे उत्पादन, लेकिन आज के समय में लागत ज्यादा आने लगी। सिर्फ किस मोड़ में, कभी किसी ने व्यापारी ये नहीं समझा था कि कितनी आवश्यकता है, जमीन में कितनी जरूरत है, फसल को कितनी जरूरत है। उन्होंने कहा 4 बोरी, बोले 5 ले जाए। क्यों? क्योंकि उनका तो मुनाफा है। ठीक जिस तरह हमें भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह फसल को भी भोजन की आवश्यकता होती है। फसल को 16 प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। 3 तो नेचुरल है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये नेचुरल है। इनको नेचुरल पोषक तत्व बोलते हैं। उसके बाद जो होता है मुख्य खाद, जो फसल का मुख्य खाद होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। जैसे हमारा होता है दाल, चावल, सब्जी, रोटी, ये फसल के जो मेन मुख्य जो आहार है वो एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ठीक उसी तरह मुख्य के बाद होता है द्वितीयम। द्वितीयम जो आहार होता है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये उससे थोड़ी कम मात्रा में लगता है। जैसे अपने को लगता है स्वीटेस्ट, गुलाब जामुन है, इस तरह के मतलब हम भी खाते हैं मीठा। अगला जो होता है सूक्ष्म पोषक तत्व, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, आयरन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन, ये क्या होते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व। हमको भी वैसे सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। हल्दी, मिर्ची, नमक, अचार, ये सूक्ष्म पोषक तत्व है। कभी ऐसा हुआ है कि 1 किलो आलू की सब्जी बनाई
और उसमें 10 किलो मिर्ची डालती। नहीं होता। नहीं होता। तो सेम फसल में भी वही होता है, लेकिन हम करते क्या है कि कभी हम हमारी जमीन का लेवल, कभी जमीन का मिट्टी परीक्षण नहीं करवाते, कभी उसमें ये नहीं करवाए कि इसमें किस तत्व की कमी है, किस तत्व की कमी नहीं है, कौन ज्यादा है कौन कम है। तो धीरे धीरे आप लोगों को सिर्फ, अगर किसान है तो सिर्फ आपके मिट्टी परीक्षण जरूर करवाएं, उसमें देखें, प्रैक्टिकल करें। आज हिंदुस्तान में भी नहीं, सब दूर, और सबसे ज्यादा फसल को आवश्यकता पड़ती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का भी जो अनुपात है वो पूरे विश्व में, सिर्फ मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, पूरे विश्व में जो नाइट्रोजन का इंडिया के अंदर अनुपात है वो मीडियम है, 10 से 12 से 20%, 12 से 20% नाइट्रोजन का जो अनुपात है वो इंडिया के अंदर है। बाकी हिंदुस्तान की किसी भी, हिंदुस्तान का पूरे भारत में, विश्व में, मतलब भारत कितना नहीं, नाइट्रोजन नहीं है। लेकिन अब कुछ फसलों में कौन सी फसल में कितनी नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है ये हम नहीं जानते। जो फसल 90 दिन से 120 दिन की होती है, मतलब 3 से 4 महीने की जो फसल होती है, उनमें 36 से 40% नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन अब फसलों में भी क्या ले लो, जैसे गेहूं है, सब्जियां हैं, धान है, ये क्या होती है 3 से 3.5-4 महीने के अंदर ये फसल आ जाती है। तो इनमें नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है 36 से 40%। और इनसे कुछ ज्यादा दिन की जो फसल रहती है, जैसे मक्का है, मक्का हो गया, ज्वार हो गई, ये क्या है कुछ ज्यादा लंबे दिन की फसल होती है। इनमें 42 से 46% की आवश्यकता पड़ती है। कितने की सर? 42 से 46% की। और जो कुछ ज्यादा दिन के लिए फसलें होती हैं, जैसे फल फ्रूट हो गए, गन्ना हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया, अनार हो गया, ये क्या है 7 साल भर की फसलें रहती हैं। तो इनमें जो रहता है 46 से 52% नाइट्रोजन की आवश्यकता इनको लगती है। लेकिन अब अपनी जमीन का नाइट्रोजन का